हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर डीपी सिंह। आज आप लोगों के बीच में इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या है और इनफर्टिलिटी किन किन कारणों की वजह से होता है। दूसरी ये बात कि इनफर्टिलिटी कितने तरह के होते हैं, इसकी टाइप क्या है, और फिर इसके इन्वेस्टिगेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या है। तो इनफर्टिलिटी इज़ ए डिजीज़ ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनफर्टिलिटी एक बीमारी है जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है। इनफर्टिलिटी कब कहते हैं? इनफर्टिलिटी तब हम लोग कहते हैं कि जब कोई मेल और फीमेल 1 साल तक सेक्सुअल इंटरकॉर्स का रिलेशन कर रहा है बिना किसी प्रोटेक्शन का, और उसके बाद भी वो कंसीव नहीं करती है, तब ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी। लंबे समय साथ रह रहा है और किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं लेता है और फिर भी कंसीव नहीं कर रहा है, हम लोग इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब ये सवाल उठता है कि इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी 2 तरफ से हो सकते हैं, या तो मेल साइड से हो या फीमेल के साइड से हो। अगर मेल साइड की बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो सबसे पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देख सकते हैं कि इजेक्शन ऑफ सीमेन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, एब्सेंस ऑफ स्पर्म हो सकता है, लो काउंट ऑफ स्पर्म हो सकता है, या लेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म हो सकता है। तो ये बहुत सारे जो कारण हैं, ये मेल के तरफ से प्रॉब्लम्स हो सकता है। और इन केस ऑफ द फीमेल की अगर बात करें कि फीमेल में कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो फीमेल के जो कारण हैं वो आपके ओवरी की तरफ से हो सकता है, यूट्रस की तरफ से हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब की तरफ से हो सकता है, और फिर हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है। हार्मोनल प्रॉब्लम मेल की तरफ से भी हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर फीमेल की तरफ से ओवरी में होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो ओवरी में हम लोग देखते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो सकता है, मल्टीपल सिस्ट बन सकते हैं ओवरी में। दूसरा, हम लोग यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस इन्फ्लेमेटरी कोई लीजन हो सकता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावना है, इन्फ्लेमेशन यूट्राइन कैविटी में होगा जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर रहा हो, या फिर सेप्टेशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस 2 भाग में बटा होता है, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग फिलोपियन ट्यूब की तरफ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होने की संभावनाएं हैं। ब्लॉकेज बहुत सारे कारण हैं, हो सकता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया हो, जिसके कारण से वो ब्लॉकेज हो गया है, और बहुत सारे कारण हैं ब्लॉकेज होने के। और जो फीमेल की तरफ से नेक्स्ट कॉजेज़ हैं वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। यहाँ भी अगर किसी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो ये इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। थायराइड के प्रॉब्लम्स हो, या पिट्यूटरी से संबंधित, हाइपोथैलेमस से संबंधित हो, या फिर जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं उससे किसी तरह की एबनॉर्मलिटी हो या इम्बैलेंस हो, तो भी इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। तो ये मेल साइड और फीमेल साइड से ये सभी कारण हैं। दूसरा कि टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो किस आधार पर हम लोग इनफर्टिलिटी के टाइप को हम लोग अलग करते हैं। तो सबसे पहला अगर बात करते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी, इसका पहला जो टाइप है वो है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो इनफर्टिलिटी है कि विमेन कभी भी कंसीव किया ही नहीं, एक बार भी कंसीव नहीं किया, तो ये कहलाता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी का हिस्सा है। और दूसरा होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कि विमेन कम से कम एक बार कंसीव किया हो। बहुत लोगों को 1-2 बार 2 बच्चे होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो ये भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहने का ये मतलब कि एक बार कम से कम उसकी प्रेगनेंसी हुई है। तो इसके भी बहुत सारे कारण हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, यूट्राइन से प्रॉब्लम होने की संभावना है, अदर कॉजेज हैं जिसके कारण सेकेंडरी इनफर्टिलिटी डेवलप कर सकता है। अब ये बात करते हैं कि अगर इनफर्टिलिटी है तो कैसे पता किया जाए कि किसको क्या प्रॉब्लम है। तो इन्वेस्टिगेशन के जरिए सबसे पहला मेल का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो मेल के इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला सीमेन एनालिसिस, इसमें हम लोग स्पर्म की मोटिलिटी, सीमेन के वॉल्यूम्स कितना है, टोटल काउंट ऑफ द स्पर्म कितना है, क्या ये प्रेगनेंसी के लिए सक्सेसफुल है काउंट की नहीं है,
तो ये सब चीज़ों को, काउंट लो है या इसके अंदर स्पर्म है ही नहीं या फिर मोटिलिटी कम है, तो इन सारी चीज़ों को जो हम लोग देखते हैं सीमेन एनालिसिस के जरिए देखते हैं। दूसरी बात करते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो यूएसजी ऑफ द स्क्रोटम कराते हैं। स्क्रोटम जब हम लोग यूएसजी कराते हैं तो इसमें वेरिकोसिल देखते हैं कि वेरिकोसिल है कि नहीं, क्या वेरिकोसिल की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ट्यूमर बन चुका है। तो इन सभी चीज़ों को पता करने के लिए हम लोग यूएसजी ऑफ द स्क्रोटम कराते हैं। और तीसरा जो है वो है हार्मोनल टेस्ट जो है, जिसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट है, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करते हैं, प्रोलैक्टिन का टेस्ट कराते हैं। तो ये सभी चीज़ें कराकर देखते हैं कि क्या वाकई बन रहा है कि नहीं, या फिर किसी तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इनको दिक्कत हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें फीमेल के साइड से देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है फीमेल लोगों में और क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यूएसजी ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स, हम लोग यूएसजी कराते हैं पेल्विक ऑर्गन्स के, जिससे हम लोगों को ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ये सभी चीज़ें पता चल जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। दूसरी बात है कि फैलोपियन ट्यूब को पता करने के लिए कि वो ब्लॉकेज है कि नहीं, तो HSG हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी कराते हैं। एक डाई डाला जाता है जिससे दोनों ट्यूब में देखते हैं कि दोनों ट्यूब से बाहर निकल रहा है कि नहीं, पेटेंट है कि नहीं दोनों ट्यूब। तो ये हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी कराते हैं, HSG जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस हैं, कुछ ब्लड के टेस्ट हैं इन्फेक्शन को पता करने के लिए, जैसे CBC कराना चाहिए कि किसी तरह का इन्फेक्शन है, या फिर जो ब्लड के टेस्ट हैं हार्मोनल फंक्शन जो हम लोग कराते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, इसमें हम लोग थायराइड के कराते हैं, LH, FSH और प्रोलैक्टिन टेस्ट कराते हैं। इन सब चीज़ों को जब हम लोग एक नज़र देखते हैं और फिर पता करते हैं कि आखिर इनफर्टिलिटी किन कारणों की वजह से हो रहा है, और तब इसका हम लोग मैनेजमेंट करते हैं कि किन को क्या मैनेज करना चाहिए। तो अलग अलग केस में इनफर्टिलिटी के अलग अलग मैनेजमेंट होगा, इसलिए कि हर इनफर्टिलिटी एक समान नहीं होता है, इसलिए अलग अलग केसेस में अलग अलग इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे वो जो कंसीव कर सके। इनफर्टिलिटी एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है, पूरे दुनिया के सामने एक चुनौती के रूप में ये उभर रहा है। हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहा है। इसकी जो तादाद है इनफर्टिलिटी की, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। पहले गांव में, मोहल्ले में किसी लोगों में ये देखने को मिलता था कि इनफर्टिलिटी के कारण उनके बच्चे नहीं हुए, लेकिन आज अगर आप देखें तो हमने कहा कि हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहा है। इसका जो इम्पैक्ट है हमारे समाज में और हमारे फैमिली पर एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और इसके लिए जो आज के युवा है वो खुद जिम्मेवार है। इसलिए कि आज के युवा की जो दिनचर्या है वो एकदम भिन्न हो चुका है। ना खाने का टाइम, खाना सही नहीं है, दूसरा है ना सोने का टाइम, तीसरा है इसके जो आसपास के इन्वायरमेंट हैं बहुत ही स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से सफ़र कर रहे हैं, वर्कलोड इतना अधिक है। तो ये सभी चीज़ें मिल करके ये इनफर्टिलिटी का कारण बन रहा है। और जो पहनावा है आजकल, मोटे मोटे कपड़े, जो जींस हैं, ये सब चीज़ें जो है वो एक फैशन के रूप में लिया, लेकिन इसके गलत प्रभाव पड़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि जींस एक फैशनेबल कपड़ा है, लेकिन ये वास्तविक रूप देखें तो जींस जो है वो ये इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ओवरऑल सभी चीज़ें मिलकर के इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाता है। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, तो ये सभी चीज़ें मिलकर के इनफर्टिलिटी के तरफ ले जाता है। अगर हमारा सब कुछ सही नहीं है तो हो सकता है हम इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाए। इसलिए कि बहुत तरह की चीज़ों का सेवन भी आजकल बढ़ गया है, अल्कोहल, स्मोकिंग, तरह तरह के एडिक्शंस के युवा वर्ग शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है।
आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर आप मुझे बता सकते हैं। और इनफर्टिलिटी से संबंधित मेल और फीमेल किन्हीं को भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।